म्यूचुअल फंड सही है। टीवी पर चैनल बदलते हुए ये लाइन सुनकर एक बार तो आपने भी सोचा होगा, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं आखिर ये है क्या। थोड़ा भरोसा बनता ही है कि अगले ही पल एक दूसरी लाइन कानों में बढ़ती है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये सुनकर धुकधुकी भी हो जाती है कि कहीं अगर पैसे डूब गए तो। और आखिर में इंसान सही गलत रिस्की सेफ के उधेड़ बुन में उलझ कर रह जाता है। गलती आपकी नहीं है, कोई कितना भी यकीन दिला दे, रुपए पैसों की बात जब आती है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। बड़े बड़े जानकार हों, पढ़े लिखे लोगों के बीच भी इसे लेकर कई मिथ्स हैं। कुल मिलाकर आप अकेले नहीं हैं जो इस भवसागर में फंसे हैं। म्यूचुअल फंड की दुनिया है ही ऐसी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मालामाल वीकेंड के अंदर हम आने वाले कुछ एपिसोड्स में म्यूचुअल फंड्स पर ही बात करेंगे, ताकि आप म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किसी खास दोस्त, रिश्तेदार, कलीग या पड़ोसी को पकड़कर मान मनौवल करने के बजाय खुद से तय कर सकें कि कौन सी स्कीम आपके लिए सही है और कौन सी नहीं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मालामाल वीकेंड, जहां पर बात होती है सिर्फ आपके जेब, आपके पर्स, आपके वॉलेट की। आइए शुरू करते हैं। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक समझने पड़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कंपनियां पैसे क्यों और कैसे जुटाती हैं। फर्ज कीजिए आपकी एक छोटी सी कंपनी है, उसे अचानक से करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मगर पेमेंट जो है वो काम खत्म होने या फिर माल की डिलीवरी होने के बाद ही मिलेगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि आपने कैपेसिटी से ज़्यादा का प्रॉमिस तो नहीं कर दिया, क्योंकि आपका तो छोटा सा बिजनेस है। पैसे यहाँ पर बाद में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले डिलीवर करने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए कच्चा माल, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह वगैरह के लिए। ऐसे में आप पैसे जुगाड़ने के विकल्प तलाशेंगे। आपके पास मेनली 3 ऑप्शन होंगे। पहला, उधार लेकर। दूसरा, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देकर दूसरों से उधार पर पैसा लेने का। और तीसरा, पैसे दे दो वापस नहीं करूँगा कहकर। जी हाँ, दोस्ती याराना में लोग कर देते हैं मदद। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी छोटी थी इसलिए पैसों की वजह से काम अटक गया। बड़ी बड़ी कंपनियों के काम भी पैसों के चक्कर में अटकते हैं, और वो भी बड़े बड़े अमाउंट के चक्कर में। और वो भी छोटी कंपनियों की तरह ही पैसों का इंतज़ाम करती हैं, बस उनके लिए फैंसी नाम रख दिए जाते हैं। अगर कंपनियां उधार लेकर पैसा जुटा रही हैं तो कहते हैं कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर डेट या फिर ऋण शब्द से बना है, और डिबेंचर इशू करने का मतलब ऐसे लीगल पेपर जो कंपनियां आपसे उधार लेने के बदले आपको देती हैं। इन्हीं लीगल पेपर्स के बेसिस पर आपको टाइम पर ब्याज मिलेगा और आखिर में पूरा मूलधन। ऐसे ही जब कंपनियां अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसे जुटाती हैं तो कहते हैं कंपनी ने अपने शेयर्स या फिर इक्विटी जारी किए हैं। इक्विटी इक्वल यानी कि बराबर शब्द से मिलकर बना है, यानी कंपनी को करोड़ों बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और उसमें से कुछ हिस्से आम निवेशकों के खरीदने के लिए रख छोड़े हैं। तो जितना हिस्सा आप खरीदेंगे उतने हिस्से के मालिक हो जाएंगे। वही पैसे दे दो वापस नहीं करूँगा। चैरिटी आपको एनजीओ वगैरह में ही देखने को मिलेगी। बड़ी कंपनियां चैरिटी में मिला फंड CSR एक्टिविटीज़ यानी कि सामाजिक कामों के लिए लगाती हैं। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसे इग्नोर कर सकते हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि डिबेंचर और इक्विटी में फ़र्क क्या है। आम आदमी डिबेंचर यानी कि बॉन्ड और इक्विटी शेयर्स सिर्फ इसलिए नहीं लेता कि कंपनी का भला हो जाए, उसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तो दोनों में ही मिलता है, मगर एक में कम है और दूसरे में ज़्यादा। डिबेंचर लेने वालों को सभी फायदे मिलते हैं जो किसी भी उधार लेने वालों को मिलते हैं, जैसे कि तय समय पर ब्याज मिलना। और दूसरी तरफ शेयर लेने वालों को वो सभी फायदे मिलते हैं जो एक कंपनी के मालिक को मिलते हैं। ऑफ कोर्स उसी रेशियो में जिस रेशियो में उसका कंपनी में हिस्सा है। मतलब आपके पास जितने शेयर होंगे, नफ़ा नुकसान भी उसी हिसाब से आपके हक में आएगा। शेयर और डिबेंचर को समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि शेयर लेने में रिस्क ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा है, क्योंकि अब आप कंपनी के प्रॉफिट लॉस से जुड़े हैं। और डिबेंचर्स में रिस्क बेशक कम है, लेकिन आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पर बात तय हुई है। लेकिन डिबेंचर्स के अपने रिस्क भी हैं। मान लेते हैं कर्ज लेने वाली कंपनी कर्जा वापस करने में कोई बेईमानी कर जाए। इसकी आशंका तब होती है जब पैसे लेकर कंपनी ने आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। डिबेंचर ही वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो इस बात का सबूत होते हैं कि आपने पैसे दिए हैं, लेकिन कागज़ होने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे ही।
कई बार ऐसा होता है कोई कंपनी बर्बाद हो जाए, माने बैंकरप्ट हो सकती है, किसी के पास लिक्विडिटी की कमी हो सकती है। लिक्विडिटी की कमी बोलें तो नकदी की कमी। मान लेते हैं कंपनी का डिबेंचर मैच्योर हुआ या पैसा देने का टाइम आया, तभी उसे नुकसान हो गया या उसके पैसे मार्केट में फंसे हुए हैं। इन सिनेरियोज में डिबेंचर का लीगल कागज होने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आपके पैसे मिल ही जाएंगे। तो बेशक डिबेंचर शेयर की तुलना में बहुत सुरक्षित होते हैं, लेकिन तभी तक जब तक कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि हम कैसे पता करें कि किस कंपनी के डिबेंचर ज़्यादा सेफ हैं। इसके लिए बनी है क्रेडिट रेटिंग्स, जो इन कंपनियों की फाइनेंशियल हिस्ट्री देखकर इनके डिबेंचर्स को क्रेडिट रेटिंग देती हैं, जैसे कि केयर रेटिंग्स, क्रिसिल, इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च। तो जिसकी रेटिंग जितनी अच्छी उतना ज़्यादा आपका पैसा सुरक्षित। ये था शेयर्स डिबेंचर्स को लेकर पूरा ज्ञान। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि पैसे कमाने या फिर बढ़ाने के लिए, ग्रो कराने के लिए सिर्फ बैंक, एफडी या फिर सोना ही ऑप्शन नहीं है, बल्कि शेयर और डिबेंचर भी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि किसी एक कंपनी के शेयर या डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय कई कंपनियों के शेयर या फिर डिबेंचर खरीद लेते हैं। इससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि कोई एक कंपनी घाटे में गई तो बाकी शायद फ़ायदे में जाएं। इस तकनीक को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इस चीज़ को आपको एक रोज़मर्रा के उदाहरण से समझाते हैं। मान लेते हैं एक फल की जो टोकरी है वो पोर्टफोलियो हुई, और अगर उसमें केवल सेब ही रखे हुए हैं तो कहा जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं है। और अगर इसमें तरह तरह के फल हो गए, यानी कि केला रखा है, अनानास, संतरा, अनार जैसी चीज़ें रखी हुई हैं, तो कहेंगे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो गया है। सिंपल है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का फंडा है कारगर, मगर कुछ दिक्कतें भी हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने से रोकती हैं। टोकरी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए हैं। इतने में या तो एक सेब आएगा, या फिर एक केला, या फिर एक संतरा आ सकता है। लेकिन आपको तीनों चाहिए, तो आप अपने ही जैसे 3-4 और लोगों को ढूंढेंगे, तीनों से अपने अपने 10-10 रुपए में लाने को कहेंगे। इस तरह हो गए 3 लोग हैं तो 30 रुपए, 4 लोग हैं तो 40 रुपए। ये 30 रुपए से फल खरीदेंगे तो तीनों फलों को 1/3 हिस्से में बांटकर तीनों लोगों में बांट लीजिए। तो इस तरह से तीनों के हिस्से, तीनों फल टुकड़े टुकड़े में आ गए। ये सभी जिस भी टोकरी में रखेंगे उसी का नाम है म्यूचुअल फंड। थोड़ा और आसान तरीके से समझाते हैं। देखिए, मान लेते हैं आपके पास 500 रुपये हैं। इसमें से आप चाहते हैं कि MRF का भी शेयर हो जाए, जिसकी कीमत इस समय 1,07,800 रुपये के आसपास है। SBI का शेयर भी चाहते हैं, जिसकी कीमत 700 रुपये के आसपास है। और ये 2 शेयर्स ही नहीं, 10 और शेयर्स भी आपको चाहिए। तो 500 रुपये में तो मुमकिन नहीं है। अब आपको एक काम करना होगा, अपने ही जैसे और लोग ढूंढिए जिनके पास लिमिटेड पैसे हैं लेकिन ढेरों कंपनियों के शेयर खरीदना चाहते हैं। सभी लोग पैसे इकट्ठे कीजिए और जो जो शेयर चाहिए वो खरीद लाइए। लेकिन इन हज़ारों लोगों को एक साथ लाएगा कौन? बहुत माथा-पच्चीसी है। कैसे ढूंढेंगे इतने सारे लोगों को? टेंशन मत लीजिए, ये काम आपको नहीं करना है। ये काम करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। इनके बारे में हम अगले एपिसोड्स में और डिटेल में बताएंगे। बहरहाल, म्यूचुअल फंड हाउसेज लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन देते हैं। एक फंड में हज़ारों लोग, लाखों लोग मिलकर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं और इस पैसे को मैनेज करने वाला शख्स कहलाता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड के पैसों को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड, बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लगाता है और उस हिसाब से रिटर्न कमाता है। और हाँ, म्यूचुअल फंड में हर एक को बराबर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कोई 500 रुपये भी दे सकता है, कोई 5 लाख भी दे सकता है। जो जितने पैसे जमा करेगा उसका नफ़ा नुकसान भी उसी हिसाब से होगा। आपको 5 लाख रुपए देने पर भी म्यूचुअल फंड के हर वो शेयर मिलेंगे जो 500 रुपये देने पर मिलते हैं। बस हर शेयर में हिस्सा 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगा। यानी म्यूचुअल फंड वो ऑप्शन है जिसमें आप बहुत छोटे से अमाउंट से भी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, म्यूचुअल फंड में हज़ारों लोग पैसा पूल कीजिए और जो जो शेयर चाहिए वो खरीद लाइए। लेकिन आप भी समझते हैं कि हर एक को अलग अलग शेयर चाहिए होंगे, अलग अलग डिबेंचर्स चाहिए होंगे। सबकी राय तो एक जैसे हो ही नहीं सकती। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि दर्जी से कपड़े सिलवा रहे हैं, ठीक अपने नाप के, लेकिन म्यूचुअल फंड खरीदना रेडीमेड कपड़े खरीदने से लिखा हुआ। तो जो उपाय रेडीमेड कपड़े बनाने वालों को सूझा, वही म्यूचुअल फंड बनाने वाली कंपनियों को भी सूझा। उन्होंने अलग अलग नाप के, अलग अलग रंग के, अलग अलग डिज़ाइन के म्यूचुअल फंड्स डिज़ाइन कर दिए। कहीं सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाया गया, कहीं सिर्फ डिबेंचर में, कहीं सिर्फ गिल्ट में। गिल्ट को आसान भाषा में कहें तो सरकारी डिबेंचर, जो सबसे सेफ होते हैं। सिर्फ इक्विटी में पैसा लगाने वाले भी कई तरह के म्यूचुअल फंड्स हुए।
जैसे किसी म्यूचुअल फंड ने सिर्फ फार्मा कंपनी के शेयरों में पैसे लगाए तो किसी म्यूचुअल फंड ने सिर्फ IT कंपनियों में। मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं उतने तरह के म्यूचुअल फंड्स आपको मिल जाएंगे। यानी बेशक 500 रुपये में आपको दर्जी वाली बिल्कुल फिटिंग वाली शर्ट नहीं मिली, लेकिन उतने में आपको काफ़ी हद तक फिटिंग वाली शर्ट मिल गई। म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इकलौता फ़ायदा नहीं है। इसे बड़े बड़े फंड मैनेजर मैनेज करते हैं जिन्होंने सालों साल इसी चीज़ की पढ़ाई की होती है, बाजार का अनुभव होता है। यानी अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ तो रिस्क उससे कम और रिटर्न उससे ज़्यादा होता है जितना आपको खुद अपना पोर्टफोलियो बनाकर होता। इसीलिए तो म्यूचुअल फंड्स को काफ़ी हद तक सुरक्षित माना जाता है। रही बात ईमानदारी की, तो इन म्यूचुअल फंड्स पर सेबी का दबाव या यूँ कहें कि डंडा हमेशा बना रहता है, चीज़ें पारदर्शी रखने का। जैसे शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस है, बैंकों के लिए RBI होता है, वैसे ही शेयर मार्केट के लिए सेबी है, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इंग्लिश में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बहरहाल इस एपिसोड में इतना ही। इसके आगे अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग काम यही होता है बतेरे ऑप्शंस के बीच में से ये तय करना कि हमारे लिए काम का कौन सा है, कहाँ गच्चा खाने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। सब डिपेंड करता है आपके चॉइस पर। सिलसिलेवार तरीके से हर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम के टाइप के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल तब तक के लिए आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी प्रगति चौरसिया ने और आप देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।